आज से करीब 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा। इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक दिन उनका यही सपना एक ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा, न केवल भारत को बदलेगा बल्कि करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीत लेगा। ये कहानी है टाटा ग्रुप की। इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाइए। ईयर 1839 जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। 1858 में जमशेदजी अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और अपने फादर के साथ मिलकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करता है। अगले 10 सालों में कई मुश्किलें के बावजूद उनका बिजनेस काफी बड़ा बन जाता है। लेकिन जमशेदजी केवल कॉटन को ट्रेड करते सेटिस्फाइड नहीं थे, वो खुद कॉटन से क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। इसीलिए 1877 में उन्होंने नागपुर में इम्प्रेस मिल को सेटल किया और मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहाँ के वर्कर्स अपने काम को लेके ज्यादा सीरियस नहीं थे। ऑलमोस्ट हर दिन 20% वर्कर्स एब्सेंट हो जाते थे, हफ्तों के छुट्टी लेते थे और ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते थे। जमशेदजी ने इनके लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोमिनेंट फंड की स्कीम लॉन्च की, मतलब वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली थी। और दूसरा, उन्होंने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया। और फाइनली फैमिली डेज और स्पोर्ट डेज जैसे कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। इन्हीं इवेंट्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वालों को सबके सामने रिवॉर्ड भी दिया जाता था। इन सभी इनिशिएटिव से वर्कर्स काफी वैल्यूड फील करने लगे, जिससे उनकी अटेंडेंस और परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुई। उनका यह इनिशिएटिव इतना इनोवेटिव था कि पूरी दुनिया में तब इन जैसा इनिशिएटिव कोई नहीं अपना रहा था। 1880s में जमशेदजी ने देखा इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। जमशेदजी का मानना था इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के लिए इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेन्स बनना पड़ेगा और सभी एसेंशियल प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही बनाना होगा। इसीलिए उन्होंने और भी नई नई जगह में इंडियन बिजनेसेस चालू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले पंचगनी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी का उगाना शुरू कर दिया, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज भी पंचगनी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जैम फैक्ट्रीज के लिए जाना जाता है। जमशेदजी ने ये भी ऑब्जर्व किया कि बेंगलोर और मैसूर की वेदर फ्रांस जैसा है, इसीलिए वो फ्रांस में ब्रीड किए जाने वाले सिल्क वर्म्स को इंडिया ले आए। उन्होंने बेंगलोर और मैसूर में जमीनें खरीदी और टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और लोकल फार्मर्स से सिल्क वर्म ब्रीडिंग करवाई। उनके इसी इनिशिएटिव के कारण इंडिया को मैसूर सिल्क और बेंगलोर मैसूर सिल्क जैसी पॉपुलर प्रोडक्ट्स मिलने लगे। जमशेदजी अपने होम टाउन बॉम्बे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और जानते थे शहर की डेवलपमेंट के लिए वहाँ एक वर्ल्ड क्लास होटल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और इसीलिए उन्होंने 1898 में मुंबई में द ताज होटल बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने पर्सनली कंस्ट्रक्शन और डिजाइन प्रोसेस में हिस्सा लिया और उनका विजन था होटल का हर एक रूम समुंदर को फेस करे और गेस्ट को ऐसा फील हो जैसे कि वो पानी में फ्लोट कर रहे हो। 1903 में होटल को पहली बार पब्लिकली प्रोड्यूस किया गया। ये होटल बॉम्बे की पहली ऐसी बिल्डिंग बनी जहाँ पे लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। जमशेदजी ने ऐसी कई और इनिशिएटिव लिए, लेकिन उनका सबसे इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव था स्टील का बिजनेस स्टार्ट करना। इंडिया में कंस्ट्रक्शन, रेलवेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसी हर एक डिपार्टमेंट में स्टील की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसलिए उनका सपना था इंडिया में ही एक स्टील प्लांट खोलना। उन्होंने अपनी लाइफ की 17 साल इंडिया के नई नई जगह एक्सप्लोर किए और आयरन ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन एक सबसे बड़ा रॉ मटेरियल के तौर पे आता है। लेकिन सैडली जमशेदजी को लगातार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। फिर अल्टीमेटली 1899 में उन्हें बंगाल प्रोविंस में रिच आयरन और रिजर्व्स मिल गए। उसके बाद उन्होंने तुरंत आयरन और माइनिंग और एक स्टील प्लांट बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमशेदजी अपने खुद आंखों से इंडिया में होने वाली स्टील प्लांट से स्टील को देखने नहीं पाया, क्योंकि 1904 में 65 की एज में उन्होंने अपने आखिरी सांसें ली। जमशेदजी का विजन और उनके ड्रीम्स इतने ग्रैंड थे कि उनका जीते जी उन सब सपने का पूरा होना इम्पॉसिबल था। इसीलिए उनके सारे सपने को पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। जमशेदजी का मानना था कि इंडिया साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में वेस्टर्न कंट्री से बहुत ज्यादा पीछे है। वो इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहते थे जो यहाँ वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट और रिसर्चर प्रोड्यूस करे। इसीलिए दोराबजी टाटा ने मैसूर की महाराजा की मदद ली और 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस को एस्टेब्लिश किया। नोबेल अवार्डेड सीवी रमन IISc के पहले डायरेक्टर बने। आगे चल के IISc ने इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम और फर्स्ट एयरक्राफ्ट द हंसा का डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किए।
जिस तरह IISc ने इस तरह का वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को बनाया जिन्होंने इंडिया को पूरी तरीके से बदला, उसी तरह आज इंडिया को ऐसे बिजनेस लीडर्स चाहिए जो कि बिजनेसेस को बिल्ड करके देश के इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। एजुकेशन के अलावा जमशेदजी ने इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का भी सपना देखा था। इस प्रोजेक्ट में गोवा महाराष्ट्र के अंदर पड़ने वाले दूधसागर फॉल्स का यूज करके पावर जनरेशन किया जाना था। दोराबजी ने 7000 वर्कर्स को इन्वॉल्व किया और आर्टिफिशियल लेक्स, डैम्स और चैनल्स बनवाए। 1911 में प्लांट रेडी हुआ और पावर जनरेशन स्टार्ट हुआ। मुंबई के कई मिल्स और बिजनेसेस को इसी प्लांट से पावर मिलना चालू हो गया था और आज इसी कंपनी को हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। फाइनली जमशेदजी ने जो स्टील प्लांट का काम शुरू किया था उसे पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोराबजी टाटा ने ली। 1907 में उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश की और अपने स्टील प्लांट के लिए 23 करोड़ का IPO एस्टैब्लिश किया। उस समय स्वदेशी आंदोलन के चलते 2 हफ्तों के अंदर करीब 8000 लोगों ने इस पर इन्वेस्ट किया। कंपनी का नाम टाटा स्टील और आयरन कंपनी यानी टिस्को रखा गया और फाइनली 1912 में टिस्को से पहला स्टील बन के तैयार हो गया। इसके 2 साल बाद ही 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गई। ब्रिटेन की स्टील डिमांड एकदम से शॉर्ट ऑफ हो गई। उन्हें टैंक्स, ट्रक्स और रेलवेज के लिए स्टील चाहिए था। टिस्को के प्लांट ने दिन रात काम किया और इस डिमांड को पूरा किया। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद उस समय की वाइसराय ने टिस्को के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया और जिस टाउन में वो स्टील प्लांट था जमशेदजी के नाम के ऊपर जमशेदपुर रख दिया और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रख दिया। दोराबजी के लीडरशिप में टाटा ग्रुप का बिजनेस कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। 1932 में दोराबजी टाटा का भी डेथ हो गई और जाने से पहले उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, कंज्यूमर प्रोडक्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसे बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर दिया था। दोराबजी टाटा के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने फैमिली के ही एक यंग मेंबर JRD टाटा। JRD टाटा ने 1925 में ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और टिस्को के प्लांट में वो काम सीख रहा था। वो हमेशा से एविएशन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे और इसीलिए उन्होंने 1932 में टाटा एविएशन का शुरुआत किया। एयरलाइंस पैसेंजर्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देने वाली पहली इंडियन कंपनी बनी। इसकी पहली फ्लाइट खुद JRD टाटा ने ही उड़ाई थी, जिसके बाद वो इंडिया के फर्स्ट एवर कमर्शियल पायलट बन गए थे। चेयरमैन बनने के बाद JRD टाटा ने देखा कि इंडिया को सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा जैसी केमिकल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे। ऐसे केमिकल्स थे जो ग्लास, टेक्सटाइल, सोप्स और डिटर्जेंट जैसे प्रोडक्ट बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो चाहते थे इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही बनाया जाए। इसीलिए 1939 में उन्होंने गुजरात के मीठापुर टाउन में एक केमिकल प्लांट बिल्ड किया और ऐसे ही शुरुआत हो गई टाटा केमिकल्स की। वही टाटा केमिकल्स जो आज टाटा सॉल्ट को भी मैन्युफैक्चर करता है। केमिकल बिजनेस अच्छा चलने लगा, लेकिन JRD का ड्रीम अभी भी एयरलाइन बिजनेस को ग्रो करने का था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी एयरलाइंस को सीज कर लिया, जिसके कारण टाटा एविएशन सर्विस रातों रात बंद हो गई। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुआ JRD ने तुरंत एविएशन बिजनेस में एंट्री ली और इस तरह 1946 में शुरू होती है एयर इंडिया की। एयर इंडिया की क्रू को उनकी वार्म और अटेंटिव सर्विस के लिए जाना जाता था। उनके फ्लाइट का फूड, क्लीननेस सब कुछ टॉप नॉच था। इवन इनका मैस्कॉट एक महाराजा था जो एयरलाइंस की हॉस्पिटैलिटी और रॉयल पर्सनालिटी को दर्शाता था। साथ ही साथ एयर इंडिया हमेशा टाइम शेड्यूल के अंदर चलती थी। इन सब के चलते न केवल इंडिया में ही बल्कि पूरे वर्ल्ड में एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस का दर्जा दिया गया। एयर इंडिया को JRD अपने चाइल्ड की तरह ग्रो कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इसी एयर इंडिया को उनसे छीन लिया गया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स को अपनाया था, जिसका मानना था कि देश की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए, ताकि ये इंडस्ट्रीज प्रॉफिट से ज्यादा पब्लिक सर्विस पे ज्यादा फोकस करे। 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया। नेशनलाइज के बाद एयर इंडिया का एक ट्रेजिक डिक्लाइन चालू हो गया। सर्विस, पंक्चुअलिटी और सेफ्टी पे पूरी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट हुई और अल्टीमेटली एयर इंडिया ने अपना वर्ल्ड क्लास एयरलाइन स्टेटस खो दिया था। लेकिन एयर इंडिया का सेटबैक के बाद भी JRD ने टाटा ग्रुप को ग्रो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद भी देश में इंडियन कॉस्मेटिक कोई भी ब्रांड नहीं है और इसीलिए उन्होंने लैक्मे की शुरुआत की। लैक्मे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका हिंदी मतलब लक्ष्मी होता है।
जेआरडी ने अल्टीमेटली इसे एक इंडियन नाम नहीं दिया। जेआरडी को पता था कि इंडियन वोमेन्स फॉरेन ब्रांड से ऑब्सेस्ड थी और वो लोग फॉरेन ब्रांड्स को ही हाई क्वालिटी मानते थे। इसीलिए लैक्मे नाम देकर उन्होंने इस कॉस्मेटिक ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल की एस्पिरेशन वैल्यू दिलवाया। लेकिन रियलिटी में लैक्मे का मीनिंग इंडिया से डीपली कनेक्टेड था। इसके अलावा जेआरडी ने जमशेदपुर में एक रेलवे इंजन बनाने वाला एक फैक्ट्री को खरीद लिया और शुरुआत कर दिया टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जिसे बाद में टेल्को नाम से जाना गया। इनिशियली टेल्को रेलवे के लिए केवल स्टीम इंजन ही बनाती थी, लेकिन जेआरडी ने जल्द ही ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में उसे इन्वॉल्व कर दिया। तभी उन्होंने टाटा 407 ट्रक लॉन्च कर दिया। वो अपनी स्लिम और स्ट्रॉन्ग डिजाइन के लिए काफी ज्यादा फेमस हुए और इंटरनेशनल ब्रांड को बीट करते हुए 70% मार्केट ऑलरेडी कैप्चर कर चुके थे। इंजन और ट्रक्स बनाने वाली इसी टेल्को कंपनी को आज हम सब टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। बिजनेस के अलावा जेआरडी टाटा ने इंडिया को उनके सबसे कठिन समय में हेल्प की। 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1965 के इंडो पाक वॉर के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट को हर तरह की सपोर्ट का एश्योरेंस दिया। उन्होंने टाटा के इंजीनियर्स को दिल्ली भेजा ताकि वो लोग देश के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए मदद कर सके। उन्होंने अपने एयर इंडिया का एक्सपीरियंस यूज किया और इंडियन एयर फोर्स के लिए 10 ईयर डिफेंस प्रिपेयरनेस प्लान भी बनाया। इस रिपोर्ट में सिग्नलिंग इक्विपमेंट, रडार और स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट इंक्लूडेड थी। गवर्नमेंट और इंडियन एयर फोर्सेस को इससे बहुत मदद मिली। जेआरडी टाटा के इन्हीं कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें ऑनररी एयर कॉमोडोर का खिताब भी दिया था। 1991 तक जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप्स की कंपनी का नंबर 84 तक पहुंचा दिए थे। 24,000 करोड़ का रेवेन्यू था और 2,70,000 एम्प्लॉइज थे। लेकिन अब 87 की एज में समय आ चुका था कि वो टाटा ग्रुप की कमान किसी और को सौंप दे। इसीलिए जेआरडी टाटा ने नए चेयरमैन के तौर पे टाटा फैमिली के एक प्रॉमिसिंग मेंबर को चुना और ये नए चेयरमैन थे सर रतन टाटा। चेयरमैन बनने से करीब 30 साल पहले 1962 तक सर रतन टाटा यूएसए में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे कि तभी उन्हें जेआरडी टाटा का एक लेटर आया जिसमें उन्हें इंडिया वापस आके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कहा गया। रतन टाटा ने इंडिया आके टाटा स्टील को ज्वाइन किया था। वहाँ एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम स्टार्ट किया। उनके डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर उन्हें एक के बाद एक बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने लगी थी। चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने एम्प्रेस मिल को लॉसेस से बाहर निकालकर प्रॉफिटेबल बना दिया था। टेल्को में एक मेजर लेबर अनरेस्ट को सक्सेसफुली रिजॉल्व किया था और टाटा की नेल्को कंपनी जो रेडियो और टेलीविजन बनाती थी उसका रेवेन्यू 3 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ तक पहुंचा दिया था। जब 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बने तब उन्हें पता था कि टाटा ग्रुप बाहर से देखने में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रियलिटी में कई चीजों में वो पीछे छूट रहा था। उन्हें लगा हाई टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटिंग और एआई में कंपनी काफी पीछे है और हमने काफी समय से कुछ यूनिक भी नहीं किया है। सर रतन टाटा इंडिया के लिए टाटा ग्रुप से कुछ रिवोल्यूशनरी करना चाहते थे। इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा कि इंडिया के पास ऐसी कोई कार नहीं थी जिसका डिजाइन और प्रोडक्शन पूरे के पूरे इंडिया में ही किया गया हो और इसीलिए सर रतन टाटा ने 1995 में 100% इंडियन कार बनाने के लिए तैयार हो गए। एक ऐसी कार जो स्पेशियस, फ्यूचरिस्टिक, अफोर्डेबल और हाई माइलेज देती हो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की कॉस्ट अराउंड $2 बिलियन थी, जो उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट था। इसीलिए टाटा मोटर्स ने एक जुगाड़ लगाया और ऑस्ट्रेलिया में एक निसान का पुराना प्लांट 1/5 कॉस्ट में खरीद लिया। पूरे प्लांट को डिसमेंटल करके इंडिया लाया गया और उन्हें रीबिल्ड किया गया। सर रतन टाटा ने कार को डिजाइन करने में खुद एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया और फाइनली 1998 में कार को लॉन्च कर दिया। ये एक इंडियन कार थी और इसीलिए इनका नाम रखने के लिए इंडियन से इंडी लिया गया और कार से का को लिया गया और इन दोनों को जोड़कर बन गई टाटा इंडिका। ऑटोमोबाइल के बाद सर रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी पे भी फोकस किया। उन्होंने देखा कि टीसीएस का फोकस इंडियन कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे डेटा एंट्री और बुक कीपिंग देने में था, जो बहुत ही बेसिक लेवल का काम था और इसीलिए सर रतन टाटा ने टीसीएस का फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर सर्विस में ले आया, जिसके बाद टीसीएस ने इंडिया की इवन पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दी थी। सर रतन टाटा ने टीसीएस का आईपीओ भी लाया और जिससे कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग मिली और इन्हीं स्टेप्स के चलते टीसीएस आज भी इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी है।
टीसीएस के सक्सेस के बाद सर रतन टाटा ने वापस टाटा मोटर्स पे फोकस किया। उन्होंने देखा इंडिया की मेजॉरिटी मिडिल क्लास पॉपुलेशन एक कार अफोर्ड नहीं कर सकती थी और इसीलिए पूरी फैमिली को एक छोटा सा स्कूटर में कंजेस्टेड होके जाना पड़ता है, जो बहुत अनकंफर्टेबल और बहुत ही अनसेफ था। सर रतन टाटा का ड्रीम था इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को स्कूटर से कार्स में शिफ्ट करने का। इसीलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो एक ऐसी कार लॉन्च करेगी जिसका प्राइस केवल 1 लाख रुपये होगा। 2009 में अपने प्रॉमिस को रखते हुए उन्होंने 1 लाख के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च की टाटा नैनो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नैनो एक फेलियर साबित हुई। नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका सस्ता प्राइस और यही उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी बन गया, क्योंकि इंडिया में लोग कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं। जिसके पास एक कार हो उन्हें सक्सेसफुल माना जाता है, लेकिन नैनो के सस्ते प्राइस और उनके डिजाइन के कारण लोगों ने उन्हें वर्ल्ड चीपेस्ट कार, मैजिक बॉक्स और कवर्ड ऑटो रिक्शा की तरह ब्रांड कर दिया। जहां दूसरे कार ओनर्स अपने कार के कारण प्राउड फील करते थे, वहीं नैनो के ओनर्स अपने कार के कारण एम्बैरेस्ड फील करने लगे और इसीलिए नैनो एक फेलियर साबित हुआ। लेकिन टाटा मोटर्स ने इन फेलियर से कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा, जो आज उनकी लाइनअप में देखा भी जा सकता है। आज टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी में से एक है। फाइनली सर रतन टाटा डीपली चाहते थे कि इंडिया की कंपनीज को केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना चाहिए और इसीलिए फॉरेन मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक फॉरेन ब्रांड्स को एक्वायर करना चालू कर दिया। जैसे टाटा मोटर्स को ग्लोबल लग्जरी ब्रांड में एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया। ग्लोबल टी और कॉफी मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए ब्रिटिश ब्रांड टेटली और 8 o'clock कॉफी को एक्वायर कर लिया। सिमिलरली टाटा की हर मेजर कंपनी जैसे टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा केमिकल और आईएचसीएल ने भी एक्विजिशन किए और इन्हीं डिसीजन के कारण टाटा ग्रुप के रेवेन्यू आज इंडिया से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज से आता है। सर रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो अचीव किया उसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है। चाहे वो टाइटन द्वारा वर्ल्ड की स्लिमेस्ट वॉच बनाना हो, टीसीएस का वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सुपर पावरफुल कंप्यूटर बनाना हो, या फिर टाटा स्काई को लॉन्च करके टेलीविजन मार्केट को डिसरप्ट करना हो, ऑलमोस्ट हर एरिया में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल कर लिया था। सर रतन टाटा का कहना है, अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेके चलो। टाटा ग्रुप ने हमेशा इसी फिलोसॉफी के साथ बिजनेस किया। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई है तो एक तरफ स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी बनाए। टाटा ग्रुप हमेशा अपने इन्वेस्टर्स, अपने एम्प्लॉयज, अपने कस्टमर्स और अल्टीमेटली अपने देश को साथ लेकर चला है और इसीलिए आज उन्हें जितनी भी सक्सेस मिली है उससे कई गुना ज्यादा लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है। ये कहानी थी टाटा ग्रुप की। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।